हेलो दोस्तों, केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारी लिक्विड स्टेट। प्रीवियस जितने भी वीडियो थे उसमें हमने गैसियस स्टेट की बात करी। जो हमारे 8 वीडियो थे उसमें हमने गैसियस स्टेट की बात करी थी, और जो 2 हमारे वीडियो थे उसमें हमने मोलिकुलर वेलोसिटी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। क्योंकि हमारी ये मैटर स्टेट की पूरी सीरीज चल रही है, अभी तक हमने जब से शुरू किया हमारा मैटर स्टेट चल रहा है, तो हमने गैसियस स्टेट को खत्म किया। इसके बाद में अब हम लिक्विड स्टेट शुरू करने वाले, और लिक्विड स्टेट के बाद में हम सॉलिड स्टेट शुरू करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि कोई भी अगर हमें मैटर दिया हुआ है, मैटर की जो स्टेट रहती है वो कौन कौन से फैक्टर उसे डिसाइड करते हैं, तो ये हमने पहले देखा था। एक तो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स, और एक हमारा मॉलिक्यूल्स की होती है एस्केपिंग टेंडेंसी, जिससे मॉलिक्यूल कितनी आसानी से हम मॉलिक्यूल्स को कितनी दूर या रिपेल कर सकते हैं। यानी कि जो 2 फैक्टर रहते हैं वो मेरे मैटर की स्टेट को डिसाइड करते हैं। स्टेट का डिसाइड कौन करते हैं, तो वो 2 फैक्टर रहते हैं जो मेरे मैटर की स्टेट को डिसाइड करते हैं। क्योंकि अब हमने गैसियस स्टेट पढ़ ली है और अब हम लिक्विड स्टेट पर आ गए हैं। तो हमारी गैसियस स्टेट में हमने देखा था कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं गैसियस स्टेट के, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम क्वांटिटी में रहता है। और या तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वहां प्रेजेंट नहीं रहेगा, या रहेगा भी तो बहुत ही शॉर्ट क्वांटिटी में रहेगा, यानी कि बहुत ही छोटी मात्रा में रहेगा। क्योंकि जब हम गैसियस स्टेट से जब हम लिक्विड स्टेट की ओर आते हैं तो हमारा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो इंक्रीज करता है। अब क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स के इंक्रीज होना यानी कि मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे में अट्रैक्शन फोर्स का बढ़ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स का इंक्रीज होना यानी कि अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने का रीजन क्या रहता है कि जब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो कोई भी मॉलिक्यूल्स हुआ उसमें क्या रहता है, एक तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है जो नेगेटिवली चार्ज रहता है, और प्रोटॉन रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो चूंकि जब भी कोई 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मान लो मेरे पास में कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स ए है और एक मॉलिक्यूल्स बी है। जब ये 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, क्लोज आएंगे, जैसा कि हम गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आते हैं जब हमारे मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं, तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो हमने देखा था कि इस मॉलिक्यूल्स का मान लो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल्स में कहीं भी बिखरे हुए हैं, सेम कंसंट्रेशन के साथ में बिखरे हुए हैं। तो जब ये और इस मॉलिक्यूल्स में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। अब चूंकि इस मॉलिक्यूल्स में भी मेरा कहीं ना कहीं प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और इस मॉलिक्यूल्स में भी प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब चूंकि इस मॉलिक्यूल्स के पास भी पॉजिटिव चार्ज है और इस मॉलिक्यूल के पास नेगेटिव चार्ज भी है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो जब ये 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो क्या होता है कि इसका पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव चार्ज है, इस मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और इस मॉलिक्यूल्स का प्रोटॉन इस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। यानी कि जो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि लिक्विड स्टेट जो हमारी रहती है उनके बीच में हमारा मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो डेंस हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हमारी लिक्विड स्टेट कुछ इस तरह से रहेगी, जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स रेंडमली अरेंज्ड है। ये मान लो मेरी लिक्विड स्टेट है। इस लिक्विड स्टेट में मान लो कोई भी मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरी लिक्विड स्टेट रहेगी वो गैसियस स्टेट से ज्यादा डेंस रहेगी, यानी कि मेरी लिक्विड स्टेट की डेंसिटी ज्यादा रहेगी। डेंसिटी ज्यादा रहने का रीजन ये है कि मॉलिक्यूल्स पास रहेंगे और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा। तो यानी कि, और अगर मैं लिक्विड स्टेट से जब सॉलिड स्टेट में जाता हूं, लिक्विड स्टेट से हम सॉलिड स्टेट में जाते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये और ज्यादा डेंस हो जाएंगे, और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, और इनका अरेंजमेंट जो रहेगा वो और फिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो मॉलिक्यूलर फोर्स और इंक्रीज
कर जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारी लिक्विड स्टेट होती है वो हमारी गैसियस स्टेट और हमारी सॉलिड स्टेट के बीच की इंटरमीडिएट स्टेट है। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि जो हमारी लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट जो है वो हमारी सॉलिड स्टेट और हमारी गैसियस स्टेट के बीच की इंटरमीडिएट स्टेट है। जब हम गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स को पास पास लाते हैं या गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स जब इंक्रीज करते हैं तो मेरी गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड स्टेट को जब इंटरमोलिकुलर फोर्स को और इंक्रीज किया जाता है तो हमारी सॉलिड स्टेट मिल जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स को जब कंडेंस किया जाता है या कूल किया जाता है या कंडेंस किया जाता है तो हमारी लिक्विड स्टेट मिलती है, और लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स को और कूल या कंडेंस किया जाता है तो हमारी सॉलिड स्टेट मिलती है। जबकि अगर सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल्स को सॉलिड स्टेट को हीट किया जाए या किसी मैटर के सॉलिड को हीट किया जाए तो वो मॉलिक्यूल्स वो स्टेट मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड को और अगर मेल्ट किया जाए या और हीट दी जाए तो वो हमारी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमारी जो लिक्विड स्टेट है उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट को हम इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखते हैं लिक्विड स्टेट के जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स उनमें कौन कौन सा लगता है। तो जो मैटर किसी भी मैटर के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है उस इंटरमोलिकुलर फोर्स को जनरली हम वांडरवाल फोर्स बोलते हैं। वांडरवाल फोर्स क्या होता है, ये हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम और डीपली इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम ब्रीफ में अगर इसको देखते हैं कि हमारा वांडरवाल फोर्स क्या होता है, तो वांडरवाल फोर्स जनरली हमारा 5 तरह का रहता है, जो कि किन्हीं भी मॉलिक्यूल किन्हीं भी मैटर की स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लगता है उसे हम वांडरवाल फोर्स बोलते हैं। तो वांडरवाल फोर्स हमारा 5 तरह का रहता है, जो कि डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स किस तरह के हैं जिनमें वांडरवाल फोर्स हमारा लग रहा है। उन मॉलिक्यूल्स के टाइप के हिसाब से हमारा वांडरवाल फोर्स 5 तरह का रहता है, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तब उसे और डीपली डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बात करूं जो मेरे मेरे जो लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल हैं, फाइनली हमारा ब्लैक मार्कर रेड चलने लग गया है। लिक्विड स्टेट के जो मेरे मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो किस तरह का रहता है और कितने टाइप का रहता है। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स जब हमारे मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं गैस या लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट के जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाता है। जनरली मॉलिक्यूल्स में दो तरह का फोर्स या बॉन्डिंग रहती है। एक जो हमारी रहती है वो मॉलिक्यूल्स जब बनता है तो उसके बीच में जो बॉन्डिंग रहती है, मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग रहती है वो एटम्स बॉन्डिंग करके मेरा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जनरली एटम के बीच में बॉन्डिंग होती है, और ये बॉन्डिंग जनरली कौन सी होती है, कोवेलेंट हो सकती है या आयोनिक बॉन्ड हो सकते हैं। ये भी हम जब हमारे बॉन्डिंग पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड हो सकते हैं, मेटेलिक बॉन्ड हो सकते हैं। तो जनरली जो एटम्स जो बॉन्डिंग करके जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये जो बॉन्डिंग होती है इसे हम प्राइमरी बॉन्ड कहते हैं, प्राइमरी बॉन्ड बोलते हैं। और ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं,
काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि एटम एटम के बीच में लग के मेरा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जबकि जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू जो बॉन्डिंग होती है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, वो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है। तो ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक मेरा प्राइमरी बॉन्ड अलग होता है जो कोवेलेंट आयोनिक और मेरा मेटालिक बॉन्ड हो सकता है, जो कि एटम्स के बीच में लगता है और मेरा एटम से मॉलिक्यूल बनता है। और इसके बारे में जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। और एक दूसरा एक बॉन्डिंग रखता है, एक अट्रैक्शन फोर्स दूसरा जो लगता है वो हमारा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स नॉर्मली कोई भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो कि किसी भी मैटर स्टेट के हो सकते हैं, कोई भी मैटर की कोई भी स्टेट हो सकती है। तो जनरली हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड पढ़ रहे हैं तो हम लिक्विड की बात करेंगे। जब लिक्विड के कोई भी मॉलिक्यूल्स, मान लो मेरा हाइड्रोजन H2O है, मान लो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं दो, मेरे H2O है। जब ये दो मॉलिक्यूल्स H2O और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है OH बॉन्डिंग है, तो जो ये बॉन्डिंग जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये, जो कि हमारे प्राइमरी बॉन्ड होते हैं, जो कि बॉन्डिंग करके मेरा एक वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो ये मेरा मॉलिक्यूल बन जाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये प्राइमरी, ये अलग बॉन्डिंग है। इसके बाद में ये मिलके एक मेरा मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, पानी का एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब जो पानी के ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लो इस बीकर के अंदर मेरा पानी कुछ भरा हुआ है, तो इसके बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे पानी के। तो जब ये दो पानी के मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स जो रहेगा, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। इसे मत समझ लेना कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, ये बॉन्डिंग है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और ये जो मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, ये एक वीक फोर्स है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वंडरवाल फोर्स जो होता है, वंडरवाल फोर्स एक वीक फोर्स है। वंडरवाल फोर्स हमारा जो रहता है वो एक वीक फोर्स है। तो ये आपको समझ में आया, और इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी बॉन्ड। क्योंकि ये हमारा प्राइमरी बॉन्ड के बाद में बॉन्डिंग होती है, इसलिए हम इसे सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं। ये हमारा प्राइमरी बॉन्ड है और ये कैसा रहता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो हम बात कर रहे थे लिक्विड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स की। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हमारे लिक्विड रहते हैं, लिक्विड में जनरली हम 3 इंटरमोलिकुलर फोर्स पर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा रहता है नंबर फर्स्ट पर जो हम पढ़ते हैं वो हमारा रहता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नंबर 2 पे जो हमारा आता है वो हमारा आता है लंदन फोर्स। और नंबर 3 पर हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने देखा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरली कहाँ लगेगा, तो जनरली हमारे जो लिक्विड रहेगा, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मान लो हमारे पास लिक्विड एक H2O ही लेते हैं हम नॉर्मली एग्जांपल के लिए, तो ये मेरे H2O के दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इन H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, जिसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट ऑक्यूपाई कर रहा है, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। इसके बाद में जो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो लिक्विड में 3 तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्स लगते हैं। तो नंबर 1 पर हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स आता है, वो हमारा आता है डाइपोल इंटरेक्शन। नंबर फर्स्ट पे जो हमारा आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है कि जनरली किसी भी लिक्विड के पोलार मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलार मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। पोलार मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी मान लो मेरा एक HCl का मॉलिक्यूल है,
एक HCl का मॉलिक्यूल है। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की भूख, इलेक्ट्रॉन की भूख। जिस एटम को या जिस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की भूख जितनी ज्यादा रहेगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की चाह उसे जितनी ज्यादा रहेगी, वो एलिमेंट्स या वो एटम उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो हमारा जो क्लोरीन का जो एटम है, क्लोरीन का जो एटम है मेरा, क्लोरीन का एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू मेरा हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के एटम के कंपेयर में मेरा जो क्लोरीन का एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि मेरा क्लोरीन का जो एटम है वो ज्यादा भूख है उसे, किसकी? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा भूख है। तो ये इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा होने की वजह से क्या रहेगा कि जो मेरा क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, जो कि बॉन्डिंग करने पर एक इसने हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, हाइड्रोजन ने शेयरिंग की, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया था, और इसकी वजह से ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, इस कोवेलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर रहेगा, ये इस क्लोरीन की भूख की वजह से ये क्लोरीन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। अपनी ओर खींचने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन, जो ये बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो कुछ इस तरह से हो जाता है। यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो था उसका पेयर वो कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी कि वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन का एक किसी भी पोल की तरफ शिफ्ट होने से क्या होता है कि जो मेरा क्लोरीन का जो एटम है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है क्लोरीन पर बढ़ जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्लोरीन पर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या रहता है, जो क्लोरीन का जो एटम रहता है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो मेरा हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी रहती है वो कम होने की वजह से उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि जो मेरा मॉलिक्यूल्स रहेगा HCl का, जो मेरा मॉलिक्यूल्स है, HCl का मॉलिक्यूल्स पर मेरे क्या हो जाएंगे, HCl के मॉलिक्यूल्स पर मेरे पोल जनरेट हो जाएंगे, पोल जनरेट हो जाएंगे। और HCl के मॉलिक्यूल्स पर पोल जनरेट होने की वजह से ये मेरा जो मॉलिक्यूल्स रहेगा ये किस तरह का मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा पोलार मॉलिक्यूल बन जाएगा। पोलार मॉलिक्यूल्स क्यों बनता है ये समझ में आए। हमने समझा कि पोलार मॉलिक्यूल्स, जब किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस आने की वजह से क्या रहता है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेरा मॉलिक्यूल्स रहेगा उस पर पोल जनरेट हो जाते हैं, और पोल जनरेट होने की वजह से मेरा जो मॉलिक्यूल्स रहेगा वो पोलार मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो अब क्या होगा कि जब ये मॉलिक्यूल्स मेरा पोलार मॉलिक्यूल्स बन जाता है तो मेरा मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से हो जाता है, ये हमारा मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से हो जाता है, जहां पर हमारे क्लोरीन जो रहेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो हमारा हाइड्रोजन रहेगा वो पॉजिटिवली, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पार्शियली रहेगा। जब ये मॉलिक्यूल दूसरे किसी मॉलिक्यूल्स के जब संपर्क में आएगा जो कि इसी तरह का मॉलिक्यूल है, मान लो इस बीकर के अंदर हमने कुछ HCl लिया है, तो इस बीकर के अंदर जो हमारे दूसरे जो HCl के और भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और ऐसा हर मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, तो ये हमारा जो अगला जो मॉलिक्यूल है वो भी कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे सारे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे HCl के वो इस तरह से हो जाएंगे। अब सारे मॉलिक्यूल्स को पोलार होने से क्या होगा कि जो अगला मॉलिक्यूल्स रहेगा, जब ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आएगा, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा कि जो इसका नेगेटिव पोल है वो अगले दूसरे मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव पोल से या पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इनके बीच में अपोजिट पोल के बीच में एक अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। किस तरह से होता है वो, ये मान लो मेरा एक मॉलिक्यूल से HCl का, जिसपे मेरे H पर पॉजिटिव और पार्शियली पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है। जब इसके संपर्क में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है हाइड्रोजन हमारा HCl का, तो क्या होता है कि इसका जो पार्शियली नेगेटिव पोल जो रहेगा और इसका जो पार्शियली पॉजिटिव पोल रहेगा, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो डाइपोल
दो पोल वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में जनरेट हो रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये जो वांडरवाल फोर्स रहेगा, ये वाला जो वांडरवाल फोर्स रहेगा, वो वांडरवाल फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग वांडरवाल फोर्स होता है। वो वांडरवाल फोर्स सबसे, जितने भी 5 तरह के वांडरवाल फोर्स होते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग वांडरवाल फोर्स कौन सा होता है? उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग वांडरवाल फोर्स हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो ये था हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि कैसे मॉलिक्यूल्स में लगता है? वो हमारा लगता है पोलार मॉलिक्यूल्स में। और पोलार मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? जो जिन मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहता है, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? उन मॉलिक्यूल्स को हम पोलार मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की भूख में डिफरेंस आना। इलेक्ट्रॉन की भूख में जब डिफरेंस आएगा तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो एक किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा जो मॉलिक्यूल्स रहेगा उस पर क्या हो जाएंगे? उस पर हमारे पोल जनरेट हो जाएंगे, उस पर हमारे पार्शियली चार्ज जनरेट हो जाएंगे। और पार्शियली चार्ज जनरेट होने की वजह से दो मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, और उस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब जो हमारा अगला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आता है वो आता है लंदन फोर्स। उसे समझते हैं लंदन फोर्स क्या होता है। लंदन फोर्स जो जनरली रहता है वो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। किस तरह से लगता है हमारा लंदन फोर्स जो रहता है वो समझने की कोशिश हम करते हैं। तो अगला जो सेकंड नंबर पे हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो आता है, जो लिक्विड में हमारा लगता है, वो हमारा लगता है लंदन फोर्स। इसे जिस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, जिस साइंटिस्ट ने बताया था, रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम था फ्रिट्ज लंदन, जो कि इन्होंने दिया था कब? 1930 में। 1930 में इन्होंने समझाया था। हाँ, वरना ये मत समझ लेना कि ये सिर्फ लंदन वाले लिक्विड में लगता है इसलिए लंदन फोर्स बोलते हैं इसे। ऐसा नहीं है, ये दिया था एक साइंटिस्ट ने, उनके नाम पे इसे लंदन फोर्स बोलते हैं। तो जो हमारा लंदन फोर्स होता है, लंदन फोर्स को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो जो ये लंदन फोर्स है, इसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बोलने का रीजन क्या है ये हम समझते हैं। और हमारा जो लंदन फोर्स होता है वो नॉर्मली कौन से मॉलिक्यूल्स में लगता है? तो वो हमारा लगता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं? जिन मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं रहता, यानी कि जिन मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रॉन की भूख रहती है उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यानी कि हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन हो सकते हैं? N2 हो सकता है, H2 हो सकता है हमारा, उसके बाद में हमारा Cl2 हो सकता है हमारा। ये हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जनरली अगर हम देखते हैं, मान लो हम Cl2 का एग्जांपल लेके देखते हैं, क्लोरीन का एग्जांपल लेके देखते हैं, तो इस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? मेरे जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो दोनों मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उन पे कोई भी पोल जनरेट नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स में हम देखते हैं कि ये मान लो मेरा Cl का मॉलिक्यूल्स, तो इस मॉलिक्यूल्स में क्या रहता है कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन सेम कंसंट्रेशन से बटे रहते हैं, या सेम कंसंट्रेशन रहता है इलेक्ट्रॉन का। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन सेम कंसंट्रेशन के साथ में पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर फैले रहेंगे और रिवॉल्व करते रहेंगे न्यूक्लियस के आसपास। ये न्यूक्लियस है मेरा, मान लो क्लोरीन का पॉजिटिव न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन बैठे हुए हैं उन प्रोटॉन के आसपास में ये सेम कंसंट्रेशन के साथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। बट बहुत से केस में ऐसा होता है कि ये मेरा जो मॉलिक्यूल्स रहेगा, जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स रहेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन रहता है, जो रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन रहता है, वो कंसंट्रेशन कुछ बदल जाता है, कुछ कंसंट्रेशन उसका चेंज हो जाता है। और ये मान लो मेरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इसका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और ये जो कंसंट्रेशन था, ये कंसंट्रेशन मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा।
ये मेरा कंसंट्रेशन इस मॉलिक्यूल्स का बिगड़ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बिगड़ने का मतलब क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल्स के जो एक हिस्सा था उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा तादाद में चले गए, या ज्यादा संख्या में एक हिस्से में इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए और एक हिस्से में इसके इलेक्ट्रॉन कम रह गए, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस जो मेरा मॉलिक्यूल्स है इसके ऊपर एक इंस्टेंट, एक छोटे टाइम के लिए, एक समय के लिए इसके ऊपर पार्शियली चार्ज डेवलप हो जाते हैं। जिधर मेरा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा उधर हमारे नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज, जिधर से हमारे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन घटा उधर पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज जनरेट हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पोल जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो मेरा मॉलिक्यूल्स रहेगा, ये मेरा मॉलिक्यूल्स एक इंस्टेंट के लिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल की तरह बिहेव करने लगेगा। किस कारण से हुआ? ये हमारा जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो बना है हमारा मॉलिक्यूल्स, वो किस रीजन से बना? तो वो हमारा रीजन इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन था, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बिगड़ने की वजह से या इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से हुआ। तो ये जो अब हमारा जो मॉलिक्यूल्स रहेगा वो किस तरह से बिहेव करेगा? तो वो हमारा मॉलिक्यूल्स डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, जो कि उस पे डाइपोल जनरेट हुआ है। अब चूंकि क्या होगा कि ये जब मेरा मॉलिक्यूल्स रहेगा, ये दूसरे किसी मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आएगा, जो कि हमारा अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। मान लो ये किसी क्लोरीन के संपर्क में आया, तो क्या करेगा? ये क्लोरीन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन अभी सेम कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन है। जब ये मॉलिक्यूल्स मेरा इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल जब इस नॉन पोलर दूसरे किसी मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आएगा क्लोरीन के, तो उसमें क्या करेगा कि जो इसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इस वजह से, इनके रिपेल होने की वजह से इस मॉलिक्यूल्स के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस हिस्से के इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो मेरा मॉलिक्यूल्स रहेगा, ये हमारा मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का रिपेल होने की वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर की साइड शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे, और ये हमारा मॉलिक्यूल्स भी कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, और इसकी वजह से, चेंज होने की वजह से इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी अब क्या होंगे? इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी पार्शियली चार्ज डेवलप्ड हो जाएंगे, और ये पार्शियली चार्ज चूंकि किसी के संपर्क में आने से, किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के कनेक्शन में आने से जनरेट हुए, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? इसलिए इसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। तो ये इसकी कहानी रहती है कि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहता है, उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन रहता है, वो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन सेम कंसंट्रेशन से रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन सेम कंसंट्रेशन से उस पूरे मॉलिक्यूल्स में बटे रहते हैं। तो उस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि एक इंस्टेंट टाइम पर कभी कभी कुछ ऐसा केस हो जाता है कि वो जो कंसंट्रेशन रहता है, वो उसका कंसंट्रेशन कुछ चेंज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उस मॉलिक्यूल के एक साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर पार्शियली चार्ज डेवलप्ड हो जाते हैं, और उस मॉलिक्यूल, वो जो मेरा मॉलिक्यूल्स रहेगा वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल्स बन जाता है। वो एक इंस्टेंट के लिए डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है, और उस मॉलिक्यूल्स के संपर्क में जो भी दूसरे मॉलिक्यूल्स आते हैं, उस मॉलिक्यूल्स को वो इंड्यूस्ड कर देता है, और इस मॉलिक्यूल्स के संपर्क में जो भी दूसरा मॉलिक्यूल्स आता है जो नॉन पोलर रहता है, वो मॉलिक्यूल्स क्या करता है कि उस मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिवली चार्ज रहता है, वो दूसरे जो संपर्क में आने वाला मॉलिक्यूल्स रहता है, उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी चार्ज डेवलप कर देता है, उसके भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके एक तरफ शिफ्ट कर देता है, जिससे वो जो संपर्क में आने वाला मॉलिक्यूल है उसके ऊपर भी पोल जनरेट हो जाते हैं, और उस मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? उस मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसलिए ये हमारा होता है लंदन फोर्स के अंदर, और जब ये सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर इस तरह की कंडीशन बन जाती है, तो हमारे जो सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कुछ इस तरह से हमारे हो जाएंगे। हमारे सारे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे वो कुछ इस तरह से पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव हो जाएंगे। और जब ये सारे मॉलिक्यूल्स पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव हो जाएंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या रहेगा? इन मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारा एक अट्रैक्शन आ जाएगा, जो कि नेगेटिवली चार्ज के
बीच में, नेगेटिवली पोल के बीच में हमारा रहेगा, इनके बीच में ये मान लो मेरा मॉलिक्यूल्स है, इसका पार्शियली नेगेटिव इसके पार्शियली पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और एक इनमें इंटरेक्शन आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं लंदन फोर्स। और चूंकि ये हमारा जो लंदन फोर्स है ये हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये था हमारा लंदन फोर्स। इसके बाद जो हमारा एक और इंटरमोलिकुलर फोर्स आता है वो हमारा आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारा तीसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली उन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है जिनमें हमारा जो हाइड्रोजन एटम रहता है, हाइड्रोजन एटम जब हमारा किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहेगा, उन मॉलिक्यूल्स में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यानी कि जब हमारा हाइड्रोजन किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जब जुड़ा रहेगा, ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स में जो रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली हमारे कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे उन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी जिनमें हमारा जो हाइड्रोजन रहेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहेगा, वहां पे हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। इसको अगर हम समझते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जब हमारा हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जहां जुड़ा रहेगा वहां पे हमारा प्रेजेंट रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे हमारी रहेगी। तो इसे हम समझते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हम समझते हैं तो जब हमारा हाइड्रोजन किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जब जुड़ा रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से एटम, हमारे फोन यानी कि वो वाला मोबाइल फोन नहीं, ये फोन है हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फोन वाले जो एटम्स रहेंगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उनसे जब हमारा हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जब जुड़ा रहेगा, मान लो मेरा फ्लोरीन से अभी जुड़ा है, तो क्या होगा कि इस फ्लोरीन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो फ्लोरीन रहेगा, ये फ्लोरीन मेरे हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स, जो हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन के एटम से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, उन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से हमारा हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि ये हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है ये भी एक तरह का हमारा डाइपोल इंटरेक्शन ही होता है, डाइपोल इंटरेक्शन का ही एक टाइप रहता है। लेकिन ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्पेशल केस में होता है, हाइड्रोजन के केस में होता है, इसलिए इसे हम एक अलग से पढ़ते। ये भी हमारा एक डाइपोल प्रकार का ही इंटरेक्शन है। तो जब ये मेरा हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा रहता है तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आने से जो हमारा इंटरेक्शन जनरेट हो जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, जो कि हमारा फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो पार्शियली चार्ज जो डेवलप हुआ उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, और उस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा किस मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, तो वो हमारा जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जब जुड़ा रहेगा तो उस पर पार्शियली चार्ज डेवलप्ड हो जाएंगे, और उन पार्शियली चार्ज के डेवलप होने की वजह से हमारे जो फ्लोरीन पर जो नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज पार्शियली चार्ज डेवलप हुआ उनके बीच में एक अट्रैक्शन आ जाता है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये था हमारा लिक्विड के बीच में हमने जो तीन हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़े, जिसमें हमने पहले नंबर पर जो हमारा पढ़ा डाइपोल इंटरेक्शन, फिर हमने लंदन फोर्स पढ़ा, और तीसरे नंबर पर हमने जो पढ़ा वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग
था। तो इस ये पहले लेक्चर में हमने जो समझने की कोशिश करी, हमने लिक्विड स्टेट को समझने की कोशिश करी और लिक्विड स्टेट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगते हैं वो पढ़ा। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम हमारे लिक्विड के कुछ और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और उसके बाद में हम लिक्विड के और स्ट्रक्चर को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।